morning, everyone. I hope everyone is all well. In our last lecture, we were discussing about the concepts of final accounts. हम लोगों ने एक क्वेश्चन शुरू किया था final accounts का. I've shared with you all in the WhatsApp group. That is an official group of WhatsApp. Screen पे you all can see the question right now. इसमें additional information में the first additional information is that on 31st of March 2020 the stock was 7 lakh rupees and its realizable value was 6 lakh rupees. ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब क्लोजिंग स्टॉक के लिए दो फिगर्स हमें दी हुई होती हैं, एक मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू और एक जो कॉस्ट स्टॉक की कंपनी ने डिसाइड की होती है. तो जो भी स्टॉक का प्राइस कम होता है, विच एवर इज लो, द मार्केट प्राइस, रियलाइजेबल वैल्यू या स्टॉक ऑफ द cost of the stock evaluated by the company, whichever is less, it has to be valued at that price. So the first edition information की जो information जाएगी, that will be the closing stock will be transferred on the debit side of trading account and the balance sheet asset side पे, and the amount whichever is less it will be transferred at that amount. तो यहाँ पे realizable value कम है 6 लाख रुपए की, तो it will be transferred at that particular price. Now the third entry we were discussing last time when we stopped the lecture, that was goods costing 1 lakh rupees were sent to the customer on approval basis on 30th March 2020. They were recorded as actual sales and the rate of gross profit was 20% of sales. Now basically what happens is when we send the goods on approval basis, we treat them as the actual sales on credit basis. तो हम लोग जब हम गुड्स भेजते हैं किसी भी कस्टमर को अप्रूवल बेसिस पर, उस टाइम पर हम उसकी क्रेडिट सेल्स की एक्चुअल सेल्स की तरह एडजस्टमेंट्स कर देते हैं. तो जब हम सेल्स दिखाते हैं, क्रेडिट सेल्स, तो हम क्या क्या इंक्रीज करते हैं? सेल्स इंक्रीज कर देंगे सेलिंग प्राइस से, डेटल्स इंक्रीज कर देंगे सेल्स प्राइस से, और स्टॉक हम कर देते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस से. कॉस्ट जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस. यहाँ जब भी हम सेल्स के हिसाब से एंट्रीज करते हैं तो इट हैज टू बी एट ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस. अब यहाँ पर कॉस्ट जो आपको दी हुई है, कॉस्ट आपको दी हुई थी 1 लाख रुपए की, अप्रूवल बेसिस पर आपने दिए थे. एंड द सेकेंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एडजस्टमेंट इज दैट द ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स. अब मैं इसके अगर कैलकुलेशंस करूँ, we did all these एंट्रीज लास्ट टाइम, तो ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशंस जो है 20% ऑफ सेल के हिसाब से जो हमारा सेल्स का फिगर आएगा, दैट विल बी 1,25,000 रुपीज. इसका मतलब 25,000 रुपए का मैं प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ अगर ये एक्चुअल सेल्स होंगी तो. अब यहाँ पर आपको जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना है कि इन केस यू हैव सच काइंड ऑफ एंट्री वेयर द गुड्स हैव बीन सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस और क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि क्या हमें उन गुड्स को जो हमने अप्रूवल बेसिस पे दिए हैं उनकी हमें अप्रूवल मिली है कस्टमर से या नहीं. अगर क्वेश्चन कहता है कि अप्रूवल मिल चुकी है तो हमें उसकी कोई भी एंट्री नहीं करनी होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी सेल्स दिखा चुके हैं. अप्रूवल मिल गई है तो एक्चुअली में सेल्स वो हैं, तो हम कोई भी उसकी ट्रांजैक्शन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हमें अप्रूवल नहीं मिली है बाय द टाइम व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, लाइक 31 मार्च को अगर मैं अकाउंट्स बना रही हूँ और उस टाइम पे लिखा हुआ है कि 31 मार्च तक आपको अप्रूवल नहीं मिली है, या क्वेश्चन साइलेंट है, उसमें कुछ नहीं लिखा है, तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि हमें अप्रूवल नहीं मिली है, तो हमें वो सारी की सारी एंट्रीज को रिवर्स करना पड़ेगा. तो जब मैंने क्रेडिट सेल्स दिखाई हैं उस टाइम पे मैंने क्या किया, स्टॉक मैंने कम किया था कॉस्ट प्राइस से, सेल्स और डेटर्स मैंने इंक्रीज किए थे सेलिंग प्राइस से. अब मुझे वो सारी की सारी एंट्रीज को रिवर्स करना है. इसका मतलब डेटर्स और सेल्स में से मैं सेलिंग प्राइस माइनस कर दूंगी और कॉस्ट स्टॉक जो है स्टॉक में उसको ऐड कर दूंगी. अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली एंट्री के लिए 1 लाख रुपए की कॉस्ट प्राइस थी इसकी और 1,25,000 की आपके इसके डेटर आपके इसकी वो थी सेलिंग प्राइस. जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग, लेट मी जस्ट शो यू दिस. Okay, now this is the solution you all can see on the screen. ये वाली जो ट्रांजेक्शन है हम कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में. जो हम सेल्स दिखाते हैं, सेल्स में से हम लोग इसको लेस कर देंगे, लेस गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. अभी आप स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लेस रिटर्न्स लिखा है. यू जस्ट प्लीज डोंट राइट रिटर्न्स,
इंस्टेड ऑफ राइटिंग रिटर्न्स, क्योंकि रिटर्न्स में सेल्स रिटर्न भी हो सकती थी और वो हम एक्चुअली सेल्स मान ही नहीं सकते थे, तो लॉजिकली इट शुड नॉट बी, टर्म शुड नॉट बी यूज्ड एज रिटर्न्स। यू जस्ट राइट सेल्स में से 50 लाख की जो है उसमें से हम लेस करके दिखा देंगे, लेस गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, और 1,25,000 जो सेलिंग प्राइस था वो हम सेल्स में से माइनस कर देंगे। 1,25,000 की दूसरी ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी, वो हमारी डेटर्स भी कम कर देगी। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में जो हमने डेटर्स दिखाए हुए थे एज पर ट्रायल बैलेंस 7 लाख रुपीस थे, उसमें से हम 1,25,000 माइनस कर देंगे, लेस गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 1,25,000, हमारी ये ट्रांजेक्शन इसमें माइनस होकर आ जाएगी। तो 1,25,000 की दो ट्रांजेक्शन है, मतलब सेलिंग प्राइस की दो जगह एंट्रीज आएंगी, वो एक आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस हो जाएंगी और बैलेंस शीट में से डेटर्स में से माइनस हो जाएंगी, लेस गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। दूसरी इसकी जो एंट्री आएगी वो आएगी कॉस्ट प्राइस की, क्योंकि स्टॉक बढ़ जाएगा। तो बैलेंस शीट में जो आपने स्टॉक लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में आपके लिए एंट्री थी स्टॉक इन हैंड में 6 लाख रुपए, वहां पर हम इसको ऐड कर देंगे एट कॉस्ट प्राइस। तो इट विल बी स्टॉक इन हैंड 6 लाख रुपीस प्लस गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एट कॉस्ट प्राइस 1 लाख रुपीस। एक यहाँ पर एंट्री आ जाएगी, स्टॉक में ऐड हो जाएगा। दूसरा जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है 6 लाख रुपए का, उसमें आप ऐड करके दिखा दीजिए, ऐड करके गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 1 लाख रुपीस। तो गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस की एंट्रीज बेसिकली 4 जगह आएगी। सेलिंग प्राइस के हिसाब से जो भी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट आप करेंगे या दिया हुआ है, वो वाला अमाउंट सेल्स में से भी माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और बैलेंस शीट में डेटर्स में से वो माइनस होकर दिखा देंगे आप सेलिंग प्राइस जो भी है। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है और बैलेंस शीट में हमने जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, उनमें हम ऐड कर देंगे गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एट कॉस्ट प्राइस, जो भी कॉस्ट प्राइस हो गया हम उस पर उसको ऐड करके दिखा देंगे। आई होप गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस की ट्रांजेक्शन आप लोगों को सबको क्लियर है। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, so that in case you have doubt I can sort it out, and make sure कि इस तरह की जो एडजस्टमेंट्स होती हैं गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस की, ज़्यादातर पेपर में आप लोगों को मिलती है, तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। Okay, now coming to the next adjustment, which says that 24,000 rupees paid as rent of the office were debited to the landlord account and were included in the sundry debtors। इसका क्या है कि आपने 24,000 रुपए का रेंट पे किया था लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड ऑफिस का रेंट था, लैंडलॉर्ड के अकाउंट को आपने सही डेबिट किया, लेकिन वो आपने डेटर्स में इंक्लूड कर दिया था। अब डेटर्स में अगर आपने इंक्लूड कर दिया रेंट का अमाउंट, तो वो वहां तो जाता नहीं है, वहां से मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा। और रेंट मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस की ये फिगर है, एक एक्सपेंडिचर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर व्हिच हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम इसकी ट्रांजेक्शन क्या करेंगे, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां पर आप एंट्री कर दोगे, रेंट का पहले कोई अमाउंट अगर है तो उसमें ऐड करके दिखा देंगे एडिशनल रेंट, और अगर नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में और कोई रेंट की फिगर नहीं थी, तो यहाँ पे सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे रेंट का अमाउंट आ गया, रेंट 24,000 रुपए। दूसरा हमने इसको डेटर्स में इंक्लूड कर दिया, जबकि डेटर्स में इंक्लूडेड नहीं करना होता है जो हम रेंट देते हैं। तो जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो डेटर्स की आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, डेटर्स में से एक तो हमारी सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस की थी, आई जस्ट हाईलाइट दिस फॉर यू। डेटर्स में 7 लाख रुपए का तो ट्रायल बैलेंस अमाउंट आया था, फिर गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस की 1,25,000 की एंट्री वो माइनस की। उसके बाद जो हम लोगों ने रेंट इंक्लूड कर दिया है गलती से डेटर्स में से 24,000 का, वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो 24,000 का रेंट जो हमने गलती से डेटर्स में माइनस कर दिया है, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में सही डेबिट किया था, इट शुड बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेंट वहां पे आ जाएगा, और बैलेंस शीट में डेटर्स में से रेंट जो डेटर्स में इंक्लूड कर दिए हैं 24,000 के, हम वो उसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वाज, आई एम जस्ट नाउ कमिंग टू द सेकंड ट्रांजेक्शन जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्किप की थी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया है राइट ऑफ 60,000 बेड डेट्स एंड मेंटेन अ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एट अ रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। आपको 60,000 के बेड डेट्स को राइट ऑफ करना था, और उसके अलावा में आपने 5% के डेटर्स का प्रोविजन और क्रिएट करना था। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास जो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी फिगर्स दी हुई थी, लेट मी शो दिस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस,
ट्रायल बैलेंस में यू हैड the transactions of debtors 20,000 के दिए हुए थे bad debts के, उसके अलावा में आपके पास और जो ट्रांजेक्शन थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था 1,20,000 का। ये दो ट्रांजेक्शन्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हुए थे। इसके अलावा आपसे कहा गया है कि 60,000 के बैड डेट्स और क्रिएट करने हैं और प्रोविजन आपको क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स का, बैड डेट्स का 5%। अब डेटर्स में जो हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो 1,20,000 का ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था वो ऑलरेडी हम लोग क्रेडिट पे PLN के शो कर चुके हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट okay, some students have asked me to add them in the WhatsApp group. Let me be very clear कि जो WhatsApp group बनाया है that is totally unofficial, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ students को PDF फाइल नहीं उनको एक्सेस हो पा रही थी। अगर आपको कुछ पूछना है अकाउंट से रिलेटेड तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करिए अपने आप को, और अगर कोई SOL से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कोई और इन्फॉर्मेशन है, ओनली ऑफिस पीपल कैन टेल यू। उसके अलावा में सुरुचि हैज आस्क्ड मी टू explain again how to calculate closing stock at selling price. बेटा क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे कभी होता ही नहीं है। I think you are confused related to closing stock. Closing stock हमेशा cost price पे या मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू पे ही स्टॉक को हम शो करते हैं जो भी प्राइस कम होता है। एक प्राइस है कॉस्ट प्राइस जो कंपनी क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करती है, उसकी वैल्यूएशन करती है, और एक होता है कि वो जितने भी यूनिट्स हैं अगर मैं आज मार्केट में बेचूं या मार्केट से खरीदूं तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू कितनी है। तो दोनों में से जो भी कम होगा दैट विल बी the price at which the closing stock has to be valued. So it's basically not the selling price. Selling price नहीं होता है, selling price different होता है. It's the market price at which you can realize it or the cost price whichever is less. Goods sent on, okay, Vishakha has asked me to repeat the topic goods sent on approval basis. Okay, I'll just do that. If question is silent, we should not assume that the goods, no, if in case the question, Sheenam has asked me that if the question is silent, then we can't assume that the goods are being approved by the customer. Sheenam, and to it's to everyone, in case आपके पास goods sent on approval basis की entry है और question silent है तो आप ये अज्यूम नहीं करेंगे कि आपको अप्रूवल मिल चुकी है, तब आप यही मानेंगे कि अप्रूवल नहीं मिली है और उसके हिसाब से ही रिवर्स एंट्री करनी है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस की ट्रांजैक्शन को सिर्फ तब आप इग्नोर करेंगे जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ होगा कि गुड्स की जो हमने भेजे थे अप्रूवल बेसिस पे उसकी हमें अप्रूवल मिल चुकी है। अगर ये मेंशन्ड है कि अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, ओनली देन इट हैज टू बी इग्नोर्ड। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अप्रूवल नहीं मिली है तो लिखा ही है, और अगर नहीं लिखा है क्वेश्चन में साइलेंस है कि भी क्या है, तो आप ये अज्यूम नहीं करेंगे कि वो हमें अप्रूवल मिल चुकी है। आप उसके फिर मतलब अप्रूवल नहीं मिली है के हिसाब से हम उसकी रिवर्स ट्रांजेक्शन्स करेंगे। Okay, Monica and some other students they have asked me to provide the class notes. बेटा मैं कभी भी नोट्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, नोट्स नहीं होते मेरे पास। जो क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ क्वेश्चंस या जो ब्रीफ में कुछ चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को PDF के साथ अपलोड कर देती हूँ। यू कैन जस्ट हैव द एक्सेस टू दैट। इन केस यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन सॉर्ट इट आउट। Okay, now majority of the people they want to be okay. कंचन ने पूछा चैप्टर कौन सा चल रहा है? बेटा फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर चल रहा है फिलहाल। करने ओके, सुरुचि यू हैव आस्क्ड मी हाउ सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का 1,25,000 आया। ओके, आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट पोर्शन अगेन। बुक कहाँ से मिलेगी? और हमने पूछा है बेटा बुक तो मार्केट से ही मिलेगी, और जो SOL का आपका जो आप लोगों का स्टडी मटेरियल है SOL का
then that will be either available online or the hard copy, physical copy आपको जो मिलेगी वो ऑफिस में आपको पता करना पड़ेगा. They can tell you. Okay, I'll just share this. Okay, some of you have asked me to explain the entry for goods sent on approval basis. I'll just finish with the bad debts वाली entry को समझा के, then I'll just continue with that. ओके, डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो 7 लाख रुपए के दिए हुए थे. उसमें हम जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं जो डेटर्स के अकाउंट को प्लस माइनस कर रही है, अफेक्ट कर रही है, वो हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे. जिसमें एक एंट्री थी गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस की, तो उसका सेलिंग प्राइस हमारा आया था 1,25,000 का. ये 1,25,000 हमारी सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस थी जिसकी अप्रूवल हमें मिली नहीं. वो हमने डेटर्स में दिखाया था, तो ये मैं माइनस कर दूंगी. तो 7 लाख के डेटर्स में से एक ट्रांजेक्शन हमने माइनस करके दिखाई, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 1,25,000. तो आपके पास डेटर्स बचे 5,75,000 के. उसके बाद उसमें से हमने 24,000 रुपए का रेंट भी जो दिया था वो लैंडलॉर्ड के अकाउंट के अलावा में डेटर्स में हमने इंक्लूड कर दिया, जो हमें माइनस करना था. वो मैंने 24,000 माइनस कर दिए. फिर आपकी सेकंड एडजस्टमेंट ये कह रही थी कि 60,000 के एडिशनल बेड डेट्स हो गए, 60,000 पैसे रुपए और आपके डूब गए, वो आपको माइनस करके दिखाना था. तो नेट में जो आपके पास फिगर बची, जो आपको डेटर्स आपके हैं जिनसे आपको पैसा लेना है, वो आपके पास बचे 4,91,000 रुपीज के. अब इसमें से 20,000 आपके और बेड डेट्स थे. ओके, वो ट्रायल बैलेंस के थे. ठीक है, अब 4,91,000 रुपीज के आपके पास डेटर्स हैं जिनसे आपको पैसा लेना है. नाउ यू वांट टू क्रिएट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%. सारी एडजस्टमेंट्स हम लोग कर चुके हैं. तो 4,91,000 का 5% आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास फिगर आएगी 24,550 रुपए की. 24,550 विल बी द न्यू प्रोविजन. ये नया प्रोविजन है. दिस विल बी द न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट अ रेट ऑफ 5%. तो वो भी आप डेटर्स में बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाएंगे, और नेट फिगर जो बैलेंस शीट में आपके पास आएगी वो आएगी 4,66,450 रुपीज की. आई होप कि ये 4,66,450 की जो फिगर है वो आप लोगों को किसी को डाउट नहीं है. इट्स क्लियर टू एवरीवन. नाउ दिस फिगर विल बी ट्रांसफर्ड इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज द नेट फिगर और द नेट अमाउंट ऑफ द डेटर्स. उसके अलावा में यहाँ पर जो अभी सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है उसमें व्हाट दे हैव डन इज ओके, नाउ व्हाट दे हैव डन इज कि जो हमारे पास ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में डेटर्स, बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जो एंट्रीज थी, उन्होंने सारी की सारी एंट्रीज को नेट इंपैक्ट दिखा के प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांजैक्शन दिखाई हुई है क्रेडिट साइड पे 15,450 की. अगर आपको इस तरह से करनी है, आपने 11th-12th में इस तरह से पढ़ा हुआ है, आपको प्रैक्टिस वो वाली है, देन यू कैन गो अहेड लाइक दिस. अदरवाइज सिंपली आप क्या कर सकते हो, जो बैलेंस शीट सॉरी ट्रायल बैलेंस में आपको एंट्रीज दी हुई थी बेड डेट्स की 20,000 रुपए की, वो हम ऑलरेडी शो कर चुके थे डेबिट साइड पे 20,000 के बेड डेट्स. उसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो पुराने वाला था, ओल्ड प्रोविजन था, जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस आपके पास था ट्रायल बैलेंस का, वो हम ट्रेडिंग P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखा चुके थे. ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,20,000 रुपीज. अब यहाँ पर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या करना था, जो 60,000 के एडिशनल बेड डेट्स थे वो एक तो मैंने डेटर्स में से माइनस कर दिया बैलेंस शीट में. दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे. आई जस्ट शेयर दी स्क्रीन Excel sheet. Okay, I hope the Excel sheet is visible to you. Now when I am preparing the profit and loss account, what I am doing is आपके पास बेड डेट्स ऑलरेडी जो दिए हुए थे वो 20,000 के दिए हुए थे ट्रायल बैलेंस के हिसाब से, और जो ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो 1,20,000 का ऑलरेडी दिया हुआ था जो हमने ट्रायल बैलेंस से ट्रांजेक्शन्स को किया था. नाउ दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक ट्रांजेक्शन थी जिसमें 60,000 के एडिशनल बेड डेट्स हमारे पास आए थे. तो एक तो मैंने डेटर्स में बैलेंस शीट में माइनस कर दिया. दूसरा यहाँ क्या करूंगी, जो बेड डेट्स थे उसमें ऐड कर दूंगी एड एडिशनल बेड डेट्स, और यहाँ पे मैं नेट इम्पैक्ट करके 80,000 का दिखा दूंगी. 60,000 एक आ जाएंगे,
20,000 एक आ गए, टोटल इम्पैक्ट मेरा ये आ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो न्यू प्रोविजन मैंने बनाया है, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था वो हम लोगों का कैलकुलेट करके आया था 5% के हिसाब से 24,550, ये आपके पास न्यू प्रोविजन आया था। तो व्हाट यू ऑल कैन डू इज either you attempt the question like this, जैसे अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, that bad debts plus additional bad debts, new provision on debit side of profit and loss account, and the old provision which is given in the trial balance, it is to be transferred on the credit side of P&L account. जो सोल्यूशन मैंने आप लोगों के साथ पीडीएफ में शेयर किया है, बुक में किसी किसी बुक में उन्होंने क्या किया हुआ है कि क्रेडिट साइड पे द टोटल ऑफ एंट्री फॉर बैड डेट्स और डेटर्स इज 1,20,000, और यहाँ पर अगर मैं इसका टोटल देखूं तो डेबिट साइड पे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो हैं 1,04,550 की। तो व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने नेट इम्पैक्ट दिखा दिया। डेबिट साइड पे क्या है, डेबिट साइड पे डेबिट साइड का अगर मैं टोटल कर रही हूँ विद ऑल दी ट्रांजेक्शंस ऑफ बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 1,04,550, एंड ऑन द क्रेडिट साइड द अमाउंट इज हायर विच इज 1,20,000। तो मैं अगर उसका नेट इम्पैक्ट दिखा दूँ क्रेडिट साइड पे 15,450 का, तो वो भी आप करके दिखा सकते थे एडजस्टमेंट्स के साथ में, ऑल दी एडजस्टमेंट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट साइड पे 15,450। तो ये अब आपकी मर्जी है, आपको जिस तरह से प्रैक्टिस है आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। Now coming to the last part of the transactions or additional information given in the question, fifth and sixth transaction. The question says the general manager is to be given the commission of 10% after charging commission of work manager and his own on the net profit. तो general manager है उसको हम 10% commission देंगे after charging such commission, and the commission includes workman commission and general manager. ऐसे ही work manager है कंपनी में, उसको हम 5% कमीशन दे रहे हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फिगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब मैं अगर कैलकुलेशंस करूं, इफ यू जस्ट गो विद द कैलकुलेशंस बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो वो प्रॉफिट की जो फिगर आएगी वो आपके पास अमाउंट आएगा 1,16,74,450 का। नाउ दिस विल बी दी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब आपने यहाँ पर जनरल मैनेजर की कमीशन लगानी है और वर्क मैनेजर की कमीशन लगानी है। जनरल मैनेजर की 10% है और वर्क मैनेजर की 5% है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नाउ व्हाट हैपेंस इज, एक कमीशन होती है जब आप बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लगा रहे हैं, सॉरी इट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तक आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट बनाया हुआ है और उसमें सिर्फ कमीशन की जो ट्रांजेक्शन है वो आपकी ट्रांजेक्शन्स रहती हैं, अदरवाइज एवरीथिंग यू हैव डन। अब यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, इन केस आई से कि जो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है वो मेरा आता है इस क्वेश्चन में 16,74,450। अब क्वेश्चन अगर ये कहता है कि जनरल मैनेजर को 10% कमीशन देनी है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ 16,74,450 का 10% निकाल देना है। दैट वुड बी द कमीशन व्हिच इज सपोज्ड टू बी गिवन टू जनरल मैनेजर। ऐसे ही अगर वर्क मैनेजर की है 5% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तब क्या करूंगे, 16,74,450 का 5%, दैट वुड बी द कमीशन ऑफ वर्क मैनेजर, और ये दोनों अमाउंट मेरे पीएलएन में चले जाएंगे एंड आई विल बी हैविंग द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। Now the question says that the general manager is supposed to receive the commission after charging on profit, net profit after charging such commission. तो यहाँ पर हमें क्या करना था, मुझे पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये सब कॉमन है यहाँ पर। जब 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला, जनरल मैनेजर के लिए जो हम कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे वो हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, 16,74,450 जो नेट प्रॉफिट था मेरा, उस पर व्हाट आई विल डू इज इनटू 10
डिवाइडेड बाय 110। अब ये कब करेंगे? ये तब करेंगे जब क्वेश्चन में सिर्फ जनरल मैनेजर की कमीशन है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला दैट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, मैं क्वेश्चन में सिर्फ ये बोलूं कि कंपनी में सिर्फ जनरल मैनेजर है जिसको 10% कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो प्रॉफिट हमारा जो कैलकुलेशंस हम करेंगे कमीशन की, दैट विल बी नेट प्रॉफिट दैट इज 16,74,450 इनटू रेट 10% के हिसाब से, इनटू रेट इज 10 डिवाइडेड बाय rate plus 100. So 10 plus 100 is 110. Now this will be the formula which is to be applied only when one commission of general manager is there. अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास दो कमीशन दे के अमाउंट है, दो कमीशन के रेट है जो आपको देने हैं। एक जनरल मैनेजर का 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और एक वर्कमैन कमीशन 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसका मतलब मेरे पास दो रेट है, एक 10% और एक 5%, टोटल 15% हो गया। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 16,74,450 इनटू वन रेट जिसकी मैं कैलकुलेट कर रही हूँ कमीशन। तो अभी यहाँ मैं जनरल मैनेजर की अगर कैलकुलेट कर रही हूँ तो जनरल मैनेजर का 10% था, तो इट विल बी रेट विल बी 10 डिवाइडेड बाय बोथ रेट, जितने भी कमीशन दे रही होंगे, जितने भी रेट होंगे सबको मुझे 100 में ऐड करना है। तो 100 प्लस रेट ऑफ जनरल मैनेजर प्लस रेट ऑफ वर्क मैनेजर, तो इट विल बी 16,74,450 into 10% which is to be given to general manager divided by 10 plus 5 plus 100, that means 115. I hope it's clear. Now if I just solve this, the amount you will be getting as the part of commission which is to be paid to general manager, it will be 1,45,604. अब यहाँ क्योंकि कमीशन है तो नॉर्मली आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आप उसको नियरेस्ट जीरो तक आप राउंड ऑफ कर दीजिए 100 के प्लेसेस पे या 10 के प्लेसेस पे, तो आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो द अमाउंट ऑफ कमीशन विच इज टू बी ट्रांसफर्ड इन द पीएल एंड अकाउंट, अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूं जनरल मैनेजर कमीशन और अगर इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं हम तो इट विल बी 14,000 नहीं 1 इट विल बी 1,45,000 45,600, इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया। तो इतना आप इसमें कैलकुलेशंस में चेंजेस कर सकते हैं। अब वर्कमैन कमीशन के लिए जब हम आएंगे तो वर्कमैन कमीशन वाज 5%, तो इट विल बी 16,74,450 into 5% के हिसाब से 5 divided by 115. Now this will be the formula on the basis of which you will be getting the figure of the commission to be paid to the workman commission. अब यहाँ पर हमारा फिगर आया है 72,802। अब मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो इट विल बी वर्कमैन commission, I'm just writing in short, you just write it in full, it will be 72,800. Now the net profit you'll be getting in this question, that will be 14,56,000 rupees. Now this will be the net profit which you will be getting in the answer. Okay, I'll just share the okay, now this is the, or you can see the PDF file I have shared with you. The net profit figure comes which is to be transferred to capital account is 14,56,050. I hope it's clear. And then this profit will be added back to the capital in the balance sheet, and then you have the total of your balance sheet as 36,86,450. I hope it's clear to everyone. Now some of the students have asked me to explain the goods sent on approval basis again. I'll just okay, I hope Excel sheet is visible to you all. Now the cost price of the goods
sent on approval basis, I'm just writing in short again, it was 1 lakh rupees given to you, and the profit के लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स। ये दो चीजें आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी। अब इससे हम लोग कैलकुलेशंस कैसे करेंगे कि हमारी सेल्स कितनी है। तो सबसे पहले इफ आई जस्ट अज्यूम दैट सेल्स आर लेट्स से एक्स, let sales be x. Now what is the actually equation we have? Sales is equals to cost price plus profit। ये आप लोगों को सबको मालूम है कि इक्वेशन हमारी होती है। इसमें से हमें सेल्स कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट हमें पता है, प्रॉफिट के लिए हमें मालूम है। वी कैन जस्ट solve this equation and we will be having the figure of sales. Now if I just put all these information, तो sales is x, तो x is equals to cost मेरी थी 1 लाख रुपए की प्लस 20% ऑफ प्रॉफिट कितना है सेल्स का है, तो 20/100 इंटू एक्स। इसको मैं और छोटा कर दूं, 20/100 को मैं लिख सकती हूँ 1/5x। Now this will be the equation you have to solve and I hope कि आप लोगों को mathematical calculations सबको आती हैं। तो it will be x minus 1/5 of x is equals to 1 lakh rupees। अब LCM आप लोगे x minus 1/5x, तो ये LCM लेके क्या होएगा 5 minus 1/5x, तो it will be 4/5x, 4/5x is equals to 1 lakh। तो x is equals to 1 lakh into 5/4। If I just solve this, amounts to be 1,25,000 rupees। ये क्या चीज कैलकुलेट होकर आई है, x आई है, और x हमने क्या मान ली थी टोटल सेल्स। इसका मतलब जो भी मैंने गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजे थे कस्टमर को, जिसकी कॉस्ट मेरे लिए थी 1 लाख रुपए की, उसका सेलिंग प्राइस था 25,000 का। इसका मतलब अगर वो अप्रूव हो जाते तो मुझे 25,000 रुपए का प्रॉफिट मैं उस पर अर्न करती। अब कॉस्ट प्राइस 1 लाख है, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 1,25,000 है, 25,000 का प्रॉफिट है, जो क्लोजिंग स्टॉक में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में ऐड होगा, दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस, दैट मींस 1 लाख रुपीस। और जो सेल्स में से और डेटर्स में से मैं माइनस करूंगी गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस की, वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे आती है विच इज 1,25,000 रुपीज। तो 1,25,000 का हमारा सेल्स में से और डेटर्स में से माइनस हो जाएगा, और लेट्स गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू ऑल। In case you have some more doubts, then you can ask. Now I'll just share the PDF again. Let me check in case you have doubts also. Okay, Neha and some other students have asked me कि इनको नोट डाउन करना है या नहीं है। बेटा आई एम जस्ट टीचिंग यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स, ये आपके अपने ऊपर है। अगर आप नोट डाउन करते हैं, आप समझ रहे हैं और आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बाद में पढ़ेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि क्या चीज़ कैसे कैलकुलेशंस की थी। आपके अपने ऊपर है कि अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं ताकि जब आप पढ़ें तो आपको इजी रहे, वो आपकी अपनी चॉइस है, कोई मैंडेटरी नहीं है। कैलकुलेटर, ओके, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी कि कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है या नहीं है। सिंपल जो कैलकुलेटर्स होते हैं दे आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन, साइंटिफिक वाले अलाउड नहीं होते हैं। I'm just repeating it again and again. I don't provide any kind of notes. मैं जो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर हो जाती हैं।
ओके, नीरज has asked me कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाकर हम ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं. नीरज, इफ यू हैव डन इन सच अ वे दैट यू आर प्रिपेयरिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट और उसके बाद आप कर रहे हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. आप चाहे टी फॉर्म में करो, आप चाहे सिंपल कैलकुलेशंस करके आप कर लीजिए कॉलम फॉर्म में, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आपको उससे आदत है प्रोविजन का अकाउंट बना के, देन यू कैन गो अहेड, आप उसमें उससे कर सकते हैं, नो इश्यूज. कि डेट, आई डोंट नो, साक्षी हैज आस्क्ड मी कि बेड डेट्स का डाउट समझा दो. बेड डेट्स में बेटा आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है? आई जस्ट डोंट नो. ओके, गुंजन सेठी हैज आस्क्ड मी कि अगर जनरल मैनेजर की कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हो और वर्कमैन की कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो, देन व्हाट विल बी डन. इसमें जब आप क्वेश्चंस करेंगे और जनरल मैनेजर अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आया था, जो हमारा अमाउंट था 16,74,450 का, अगर हम जनरल मैनेजर को बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दे रहे हैं तो 16,74,450 इंटू 10/100 होगा. अब वहां पे अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो डिवाइडेड करके 100 प्लस रेट नहीं होगा, दैट विल बी रेट बाय 100 होगा, बस उसमें ऐड नहीं करोगे. तो इट विल बी 16,74,450 इंटू 10/100. अब जो नेट प्रॉफिट निकला 16,74,450, उसमें से जनरल मैनेजर की कमीशन और माइनस कर दीजिएगा. उसके बाद वर्कमैन की कमीशन है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, लेट्स से रेट इज सेम 5% है, क्योंकि वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो आप क्या करोगे 5/105 कर दोगे. तो जब भी आपको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आएगा तो आप लोगों के पास रेट बाय 100 आएगा बिफोर चार्जिंग में, एंड इफ इट इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन देन दिस हैज टू बी रेट डिवाइडेड बाय रेट प्लस 100. ओके, आशीष ने पूछा है कि हिंदी स्टूडेंट्स के लिए है कि इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए है. बेटा ये अकाउंट्स की क्लास है और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके पढ़ाने के लिए, ताकि कोई भी मीडियम का स्टूडेंट होगा उसको ये समझ में आ जाएगा. इन केस अगर आप चाहते हो कि टोटल हिंदी में, तो वो टर्म्स तो मेरे वो इंग्लिश वाले ही यूज होंगे. मैं दोनों ही मिक्स करके पढ़ाती हूँ, ऐसा सेक्शन वाइज डिवीजन कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का है ये. Okay, I'll just share the screen with you all again. जो हम लोगों को क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बेड डेट्स की ट्रांजेक्शन्स दी हुई थी ट्रायल बैलेंस में, जब हम ट्रायल बैलेंस से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारी सिर्फ एक जगह कहीं जाती है. बेड डेट्स हमें दिए हुए थे 20,000 के और प्रोविजन दिया हुआ था पुराना 1,20,000 का क्रेडिट साइड पे, तो वो हमारे पीएलएन में डेबिट साइड पे 20,000 के बेड डेट्स आ गए. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पुराने वाला जो प्रोविजन था लास्ट ईयर वाला, वो हमारा कैरी फॉरवर्ड होके 1,20,000 का क्रेडिट साइड पे आ गया. अब क्वेश्चन में दो चीजें दी हुई थी, एक आपको एडिशनल बेड डेट्स दिए हुए थे 60,000 के, और उसके अलावा आपसे कहा गया था कि नया आपको एक प्रोविजन क्रिएट करना है 5% डेटर्स पे. अभी जो आपने एडिशनल बेड डेट्स की एंट्री थी वो हम क्या करेंगे, वो हम पीएलएन में डेबिट साइड में बेड डेट्स में ऐड कर देंगे. ऐड करके एडिशनल बेड डेट 60,000, तो टोटल बेड डेट्स आपके आ जाएंगे 80,000 रुपए की. उसके अलावा में बेड जो आपके बैलेंस शीट में डेटर्स हैं, डेटर्स में से यू जस्ट डिडक्ट दैट अमाउंट ऑफ एडिशनल बेड डेट 60,000 रुपीज की, क्योंकि कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो कम से कम दो जगह जाएगी. तो एक आपके बेड डेट्स पीएलएन में ऐड होकर आ गए और वही आपके डेटर्स आपने कम कर दिए, क्योंकि 60,000 पैसे आपका डूब चुका है, तो वो डेटर्स आपके कम हो जाएंगे. जो आपके सारे एडजस्टमेंट्स हैं डेटर्स की, वो सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो अमाउंट आपका बचेगा उसमें से आप प्रॉफिट एंड आप 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाएंगे, जो इस क्वेश्चन में आपकी फिगर आएगी 24,550 की. That is the new provision for doubtful debts. Now, when we have the new provision for doubtful debt, it has to be shown on the debit side of profit and loss account, and it has to be deducted from the debtors in the balance sheet. तो 24,550 पीएलएन में डेबिट साइड पे दिखा दीजिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 24,550, और डेटर्स जो बैलेंस शीट में हो उसमें से भी वो डिडक्ट हो जाएंगे. नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट वे यू कैन अटेम्प्ट ऑल दीज ट्रांजैक्शंस ऑफ बेड डेट, एडिशनल बेड डेट्स, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. कुछ स्टूडेंट्स को आदत होती है कि जो पीएलएन अकाउंट में अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट्स थी इस क्वेश्चन में, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये 4 ट्रांजेक्शंस हैं हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. Some of the students what they have done in 11th or 12th,
ये 4 एडजस्टमेंट्स जो है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहे हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में 4 एडजस्टमेंट्स ना दिखा के कोई एक नेट इम्पैक्ट दिखा देते हैं, बाकी सारे वर्किंग नोट्स में दिखाते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे एक्चुअली में पीएलएन की बात करूँ तो पीएलएन में 3 ट्रांजेक्शन्स मेरी डेबिट साइड पे थी, एक बेड डेट्स की 20,000 की, एक एडिशनल बेड डेट्स की 60,000 की, एक न्यू प्रोविजन 24,550 का और एक क्रेडिट साइड पे ओल्ड प्रोविजन 1,20,000 का। अब इसका नेट इम्पैक्ट अगर मैं देखूं तो डेबिट साइड पे 20,000, 60,000, 24,000, 24,550, ये टोटल नेट इम्पैक्ट है 1,04,550 का नेट अमाउंट है मेरा डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे है 1,20,000 का। इसका मतलब अगर मैं नेट इम्पैक्ट शो करना चाहूँ तो क्या है, 1,04,550, अभी उसको बोल 10 मिनट में आप, 1,04,550 जो है वो मेरे डेबिट साइड पे टोटल है, with all the entries of bad debts and the new provision for doubtful debts, और जो इसमें क्रेडिट साइड पे है वो है 1,20,000 का। तो नेट इम्पैक्ट विल बी 15,450 अगर मैं क्रेडिट साइड पे लिख कर दिखा दूं तो वो एक ही चीज है। तो या तो मैं उसका नेट इम्पैक्ट दिखा रही हूँ क्रेडिट साइड पे 15,450 का, या मैं 4 ट्रांजेक्शन इकट्ठे पीएलएन में दिखा रही हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स को आदत होती है वो चारों एंट्रीज आपके पीएलएन में शो कर रहे हैं, कुछ को आदत होती है कि ये सारी की सारी एंट्रीज कर देते हैं वो वर्किंग नोट्स में, और जो फाइनल इम्पैक्ट होता है वो शो करा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट पीएलएन में, चाहे वो डेबिट साइड पे है चाहे वो क्रेडिट साइड पे है। इस आंसर में वो क्रेडिट साइड पे है। नाउ आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी कैन कंटिन्यू फर्दर। Okay, I hope this question is clear to you all. Now coming to another question, I have shared it with you all. Again, the trial balance is given to you with some additional information. इसमें से just because of the shortage of time, I'm just discussing the transactions जो हम लोग ऑलरेडी जिस तरह की कर चुके हैं वो नहीं, जो थोड़े डिफरेंट हैं वो विल डिस्कस। नाउ द फर्स्ट एडजस्टमेंट, आई होप कि जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस से आप पीएल एंड अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एडजस्टमेंट पार्ट, एडजस्टमेंट फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वो 7,86,000। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ एक ही अमाउंट होने की वजह से व्हाट यू विल डू इज कि वो जो भी अमाउंट है वो ही आपका बैलेंस शीट में, सॉरी बैलेंस शीट और पीएल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक 7,86,000 का जो आपको दिया हुआ है दैट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज that credit purchases worth 4,000 rupees has not been entered in the books. इसका मतलब है आपने 4,000 के परचेजेस किए क्रेडिट पर, लेकिन आपने बुक्स में शो ही नहीं किया है। जब हम परचेजेस करते हैं तो हमारे पास स्टॉक आ जाता है और हमारे पास से कैश चला जाएगा, और अगर क्रेडिट परचेजेस हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम अब इस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस का अमाउंट होगा उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड टोटल परचेजेस जैसे इस क्वेश्चन में दिए हुए 32,17,000 प्लस परचेजेस 4,000 रुपये, क्रेडिट परचेजेस 4,000 रुपये, और उसके अलावा जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स जितने भी होंगे क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे, ऐड करके ऐड परचेजेस 4,000 रुपये। I hope this is clear to you all. Now the next transaction is that printing and stationery amounting to 36,000 rupees is to be carried forward. अब यहाँ पर आप ये देखिए बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के हिसाब से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 87,000 रुपीज का। और क्वेश्चन कहता है कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो टोटल अमाउंट है उसमें से 36,000 कैरी फॉरवर्ड करना है। इसका मतलब 36,000 की आपने प्रिंटिंग और स्टेशनरी पे पैसे खर्च किए जो हैं टोटल 87,000 रुपीज। आउट ऑफ दोज 87,000 रुपीज 36,000 आपको कैरी फॉरवर्ड करने अगले साल लेके जाने। इसका मतलब वो इस साल के नहीं है। और मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी खर्चा और उसका उससे होने वाला फायदा रेवेन्यू
वो सेम टाइम पीरियड का होना चाहिए, से वो ही हम ट्रांजेक्शन हम अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं। तो प्रिंटिंग के लिए या स्टेशनरी के लिए जो खर्च किया है मैंने, जो अगले साल के लिए है, उससे फायदा भी मुझे अगले साल होगा, तो इस साल तो होगा नहीं, तो मुझे इस साल के लिए वो माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो जो टोटल 87,000 रुपीज मैंने इस साल खर्च किया था, उसमें से 36,000 मेरा बाद के लिए है। तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट डिडक्ट this 36,000 rupees from the printing and stationery, total amount 87,000 rupees का। प्रॉफिट एंड लॉस में जो 87,000 रुपीज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के दिखाए हैं, उसमें से 36,000 रुपए मैं माइनस करके दिखा दूंगी, लेस कैरी फॉरवर्ड करके। और फिर क्योंकि वो खर्चा मैंने किया है जो अगले साल के लिए है, तो प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दी एसेट्स ऑफ द कंपनी, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे वो चला जाएगा, एसेट साइड पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड और प्रीपेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट कुछ भी आप लिख दीजिए, 36,000 रुपए आपके वहां पे आ जाएंगे। तो इसकी दो जगह जो ट्रांजेक्शन आएगी, एक पीएलएन में डेबिट साइड में जो भी अमाउंट है 87,000 का, उसमें से माइनस हो गया, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आपने ऐड करके इसको शो कर दिया है, प्रीपेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देन यू हैव द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन टू बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर। आपने जो बैंक लोन लिया हुआ है, नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन द अमाउंट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन आपने लिया हुआ है 2 लाख रुपए का, 14% के हिसाब से। 14% के हिसाब से जो आपने बैंक लोन लिया है, इट शुड बी 14% ऑफ 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपए पे अगर मैं पूरा का पूरा, क्योंकि कहीं आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि आपने लोन लिया कब है, तो आप मान के चलोगे कि आपको पूरे साल का इस पे इंटरेस्ट देना है। 14% 2 लाख के हिसाब से अगर मैं करूं कैलकुलेट, तो वो आएगा 28,000 रुपए। 28,000 रुपए मुझे बैंक लोन पे इंटरेस्ट देना है। और मैंने एज पर द क्वेश्चन जो अमाउंट दिया हुआ है, वो हमने दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 11,000 रुपए का, ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ है। तो आपको देना 28,000 था, आपने दिया सिर्फ 11,000 है, तो बाकी जो 17,000 है वो आपकी अभी लायबिलिटी है टुवर्ड्स द बैंक लोन इंटरेस्ट, जो आपको देनी है और आपने दी नहीं है। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमने इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिखाया हुआ है 11,000, उसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट 17,000, तो नेट अमाउंट आ जाएगा 28,000। और जो लायबिलिटी है 17,000 की, वो मेरी कहाँ चली जाएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 17,000 रुपए। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, personal purchase of the proprietor amounting to 6,000 has been recorded in the purchase day book। अब जो proprietor हैं उन्होंने personal use के लिए 6,000 के goods purchase किए। अब जो purchases किए हैं और उसमें purchase book में दिखा दिए, जो पर्सनल यूज के लिए होते हैं वो कभी भी हम इसमें शो नहीं करेंगे, वो ड्राइंग्स होती है हमारी। अगर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज परचेज या विड्रॉ करता है, तब क्या करना है, परचेज में दिखा रखी है तो परचेजेस में से नहीं दिखानी थी हमें, और हमने शो क्यों नहीं है, तो परचेज में से माइनस करूंगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी परचेज का अमाउंट है उसमें से हम माइनस करके दिखाएंगे लेस ड्रॉइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब ही है कि पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने यूज कर लिए, वहां से 6,000 रुपए हम माइनस करके दिखा देंगे। उसके अलावा बैलेंस शीट में से कैपिटल में से हम माइनस कर देंगे लेस ड्राइंग्स ऑफ गुड्स 6,000 रुपीज। देन यू हैव टू डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% पर एनम। फर्नीचर का जो अमाउंट दिया हुआ है वो ट्रायल बैलेंस के हिसाब से 50,000 का ट्रायल बैलेंस के हिसाब से फर्नीचर का बैलेंस था, उस पर 10% हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। 10% डेप्रिसिएशन अगर हम लगाते हैं तो आपका अमाउंट कितना आएगा, 50,000 के ऊपर 5,000 का वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन इज दी प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। तो 5,000 का डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट में जब हम फर्नीचर दिखा रहे हैं 50,000 का, उसमें से हम माइनस कर देंगे लेस 5,000 डेप्रिसिएशन, तो नेट इम्पैक्ट विल बी 45,000 रुपीज। Now the next transaction is that you have to create provision for doubtful debt on 5% debtors। debtors का जो भी फाइनल अमाउंट आएगा आपके पास, like debtors आपको इसमें दिए हुए हैं, ओके डेटर्स दिए हुए थे 2,40,000 के। उसके अलावा उसमें से हमने प्रोविजन माइनस करना था,
प्रोविजन, हमें 5% प्रोविजन बनाना है और कोई और ट्रांजेक्शन पहले हमें सिर्फ ये देखना है कि जो भी डेटर्स का ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है, प्रोविजन क्रिएट करने से पहले कोई भी ट्रांजेक्शन जो डेटर्स के अमाउंट को किसी भी तरीके से इम्पैक्ट करती है वो आपको पहले करनी है। लास्ट में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने हैं। नाउ आई एम जस्ट स्किपिंग दिस ट्रांजेक्शन बिकॉज इसके बाद वाली जो ट्रांजेक्शन है दैट विल हैव द इम्पैक्ट ऑन द डेटर्स अमाउंट। क्वेश्चन में आपको जो डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, वो दिया हुआ है 2,40,000 का और क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं 1,48,000 रुपए के। अब जो क्वेश्चन में लास्ट एडजस्टमेंट है वो आपसे ये कह रही है मिस्टर अशोक हुडा इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर्स फॉर 30,000 ड्यू फ्रॉम हिम। अब ये वाली ट्रांजेक्शन आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि कई बार ये भी ट्रांजेक्शन पेपर में आती है। एक मिस्टर अशोक हुडा हैं जिनको आपने अपने डेटर्स में इंक्लूड किया हुआ है, 30,000 उनसे आपको लेने हैं। यहाँ तक ये है कि जो हमारे डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है, डेटर्स का अमाउंट हमारे पास था 2,40,000 रुपए का, उसमें हमने पूरे 2,40,000 में से 30,000 रुपए मिस्टर अशोक हुडा से लेने हैं। और उसके आगे क्वेश्चन कहता है ही इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी क्रेडिटर्स, 10,000 हमें उसको देने हैं। तो जो हमारे लायबिलिटी में क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स आपके थे 1,48,000 रुपीज के। 1,48,000 रुपीज के जो क्रेडिटर्स हैं उनमें 10,000 के मिस्टर अशोक हुडा की आपकी लायबिलिटी है, आपको 10,000 रुपए उसको देने हैं। इसका मतलब एक ही इंसान आपका डेटर भी है और एक ही इंसान आपका क्रेडिटर भी है। 30,000 रुपए आपको उससे लेने हैं और 10,000 रुपए आपको उससे देने हैं। मैं अगर उसके सामने बैठूं और अकाउंट सेटल करूं तो पहले मैं उसको 10,000 रुपए दे रही हूँ और फिर मैं उसे 30,000 रुपए ले रही हूँ, वाइस वर्सा 30,000 रुपए ले रही हूँ, 10,000 रुपए दे रही हूँ सेम टाइम पर। तो नेट इम्पैक्ट क्या है कि 20,000 रुपए अगर मैं उसे ले लूं तो बात वही की वही है। या तो वो पहले मुझे, मतलब मैं उसको 30,000 रुपए दूं, 10,000 रुपए वो मुझे, सॉरी 10,000 रुपए मैं दूं और 30,000 रुपए वो मुझे दे। उसकी बजाय अगर मैं उससे सिर्फ 20,000 रुपए ले लूं तो मेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। तो कॉमन जो ट्रांजेक्शन है, दिस इज द ट्रांजेक्शन फॉर कॉमन डेट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक ही इंसान अगर आपका डेटर भी है और आपका क्रेडिटर भी है, सेम इंसान, तो जो कॉमन अमाउंट है, कम वाला जो अमाउंट होगा वो कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे 30,000 और 10,000 है तो जो कॉमन है वो कितना है, 10,000 जो कम है वो कॉमन होगा। तो 10,000 रुपए मैं दोनों ही जगह से माइनस कर दूं तो जो कॉमन अमाउंट होगा कॉमन डेट का, अगर, क्योंकि अभी पैसे मिले नहीं है ना ही मैंने दिए हैं, लेकिन क्योंकि मुझे फाइनल अकाउंट्स की जो पोजीशन है अपनी बैलेंस शीट में कंपनी की जो अकाउंट्स में बना रही हूँ उसमें ट्रू पिक्चर मुझे दिखानी है, फेयर व्यू मुझे शो करना है, उसकी वजह से मैंने एक ही इंसान को डेटर भी दिखा दिया, एक ही इंसान को लायबिलिटी में क्रेडिटर भी दिखा दिया, जो कि कहीं ना कहीं सेंसिबल नहीं लगता है। तो मैंने क्या किया है कि जो कॉमन अमाउंट था उससे कम करके मैंने एक एंट्री कम दिखा दी। अब मैं यहाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करूँ, मैं अगर उसको 30,000 मुझे लेने हैं, 10 मुझे देने हैं, मैं अपनी लायबिलिटी भी दिखा के बैठी हुई हूँ 10,000 के और 30,000 के डेटर्स दिखा के बैठी हूँ एसेट के फॉर्म में। जो मिनिमम अमाउंट है 10,000 का, मैं अगर उसको माइनस कर दूं तो क्या होगा, मेरी लायबिलिटी बिल्कुल उसकी तरफ खत्म हो जाएगी और एसेट जो है उसकी तरफ से जो मुझे मिलना है वो 30,000 की जगह रह जाएगा 20,000। तो मेरा जो नेट इम्पैक्ट है वो क्या है, 20,000 अगर मुझे उससे मिल जाए तो टोटल मेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। तो वो मैं शो करने के लिए क्या करूंगी, जो भी बैलेंस शीट में मेरे डेटर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं उसमें से मैं माइनस कर दूंगी जो छोटा अमाउंट है, कम अमाउंट है, कॉमन अमाउंट है 10,000 का इस क्वेश्चन में। तो व्हाट आई विल डू इज इन द बैलेंस शीट क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है 1,48,000 का और डेटर्स का जो अमाउंट है 2,40,000 का, उसमें से कॉमन अमाउंट 10,000 में माइनस कर दूंगी लेस कॉमन डेट्स और वो मेरा नेट इम्पैक्ट आ जाएगा अपने आप ही बाय डिफॉल्ट। तो मैंने कॉमन लायबिलिटी जो थी यहाँ पे कॉमन अमाउंट का वो लायबिलिटीज का था, लाइक यू ऑल कैन सी ऑन दी स्क्रीन, आई जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू नाउ दिस पार्ट जहाँ पे क्या किया हुआ है, व्हाट आई हैव डन इज क्रेडिटर्स जो थे 1,48,000 के उसमें से
कॉमन डेट्स मैंने माइनस कर दिए 10,000 के, और डेटर्स में से भी मैंने 10,000 के कॉमन डेट्स माइनस कर दिए। तो नेट इम्पैक्ट क्या है, लायबिलिटी मेरी 10,000 से बाय डिफॉल्ट कम हो गई, तो वो सही पिक्चर शो कर रही है। और डेटर्स जो मेरे थे वो 30,000 की जगह 20,000 पे मिस्टर हुडा के शो करेगा कि भाई मुझे 20,000 रुपए लेने हैं। तो व्हाट आई हैव डन इज नेट इम्पैक्ट मैंने दिखा दिया है। तो जो भी आपका कॉमन डेट है, एक इंसान आपका डेटर भी है, एक इंसान वही इंसान आपका क्रेडिटर भी है। तो वो जो भी कॉमन अमाउंट होगा, छोटा जो अमाउंट होगा कॉमन, वो आप दोनों जगह बैलेंस शीट में से डेटर्स में से और क्रेडिटर्स में से माइनस कर देंगे लेस कॉमन डेट। तो दैट means your accounts balance sheet is basically showing or depicting a true and fair view of the financial position. तो आपने एडजस्टमेंट्स, फालतू वाली एडजस्टमेंट्स नहीं शो की हैं जबरदस्ती वाली, वो सही पिक्चर है। अब आपकी लायबिलिटी भी 10,000 से कम हो गई, नो डाउट कि एसेट्स भी कम हुए मगर लायबिलिटीज भी कम हो गई। नाउ आई होप question is also clear, all the adjustments are clear to you. इसके बाद डेटर्स वाला अमाउंट था, डेटर्स 2,40,000 के थे, कॉमन डेट मैंने 10,000 माइनस कर दिए। उसके अलावा डेटर्स से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी। एक 7th जो ट्रांजेक्शन थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की, वो रह गई थी। तो अब आपके पास 2,30,000 के जो नेट इम्पैक्ट डेटर्स हैं उस पर 5% आप कैलकुलेट कर लीजिए, दैट विल गिव यू 11,500। वो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आ जाएगा, और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करके आप नेट अमाउंट दिखा देंगे 2,18,500। कैलकुलेशंस यू कैन डू जो आपके नेट प्रॉफिट की और बैलेंस शीट। In this sheet I have shared with you all the adjustments at a glance. इसमें जो ज़्यादातर जो एडजस्टमेंट्स नॉर्मली होती हैं, मेन एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस की हैं जो जिस तरह के पेपर में आती हैं। कुछ रह गई हैं, वी कैन डिस्कस इट डे आफ्टर टुमारो। अदरवाइज इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, वी कैन डिस्कस इन द क्लास। ये कुछ एडजस्टमेंट्स का फॉर्मेट आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं, यू कैन जस्ट ओके। शहनवाज आलम हैज आस्क्ड मी कि सेल्स ऑन अप्रूवल की कितनी जगह ट्रीटमेंट होगी। सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस की अगर ट्रीटमेंट आती है तो वो 4 जगह आती है। एक, बैलेंस शीट में जो आपके डेटर्स हैं उसमें सेलिंग प्राइस से डेटर्स कम हो जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं उसमें कॉस्ट प्राइस उसकी ऐड हो जाएगी। उसके अलावा जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से सेलिंग प्राइस माइनस कम हो जाएगा, वो कम कर देंगे। और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें कॉस्ट वाली अमाउंट जो होगा कुछ इंटरनल अप्रूवल बेसिस का, वो ऐड कर देंगे। दी क्लास फॉर बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर अभी डिस्कस कर रहे थे। ओके, मॉर्निंग में अभी 9:30 पे आप लोगों के साथ 2 अकाउंट्स के टीचर्स जुड़े होते हैं, एक मैं पढ़ाती हूँ और एक कोई और मैम पढ़ाती हैं। आपको जिसका भी लिंक आपको मिल रहा है आप उसके हिसाब से उसमें ऐड करके कर सकते हैं। ओके नेहा, जो आप लोगों ने कॉमन डेट वाली आप ट्रांजेक्शन मुझसे पूछ रहे हैं, आपको 30,000 रुपये लेने थे, 10,000 रुपये देने थे। अगर एक ही इंडिविजुअल, वो भी एक ही इंसान से आपका लेना देना है, तो कॉमन डेट की ट्रांजेक्शन कहते हैं कि एक इंसान से आपको 30,000 रुपये लेने हैं और 10,000 रुपये देने हैं। तो यहाँ पे लेने वाले आपके बैलेंस बच जाएगा, और जो कॉमन अमाउंट है 10,000 का वो आप माइनस करोगे। बाकी तो ऑलरेडी हमने इंक्लूड किया ही हुआ डेटर्स और क्रेडिटर्स में से। तो कॉमन जो लायबिलिटी, जो जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपकी लायबिलिटी कम थी और एसेट ज्यादा थे, लेने आपको 30 थे और देने आपको 10 थे। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मुझे आपको 10,000 रुपये देने हैं और 30 मुझे आपसे लेने हैं, तो मैं अगर अकाउंट सेटल करूं आपके हिसाब से, तो अगर आप मुझे 20,000 रुपये दे दोगे तो भी अकाउंट वहीं सेटल होंगे, क्योंकि पहले आप 30 मुझे दो, फिर मैं आपको 10 दूं। बात वही है कि आप मुझे डायरेक्टली 20,000 रुपये दे दो, और ऑलरेडी मैंने अपने अकाउंट्स में आपको 30,000 के एसेट्स में शो किया हुआ है और लायबिलिटी 10,000 की शो की हुई है। तो जो डेट के चक्कर में जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है उसमें जो कम वाला अमाउंट होता है, लेसर अमाउंट होता है, वो ही हमारा कॉमन, तो वही है ना। कॉमन डेट के केस में कॉमन कितना है, सिर्फ 10,000 रुपये है, बाकी 20,000 एडिशनल है। तो जो कॉमन अमाउंट होगा वो आप माइनस करोगे।
अभी यहाँ पे था कि 30,000 रुपए मुझे लेने हैं और 10 देने हैं, तो लायबिलिटी मेरी कम थी। अब मान लीजिए मैं कहूँ कि 50,000 रुपए मुझे देने हैं और 40,000 रुपए मुझे आपसे लेने हैं, तो 50 मुझे देने हैं, 40 लेने हैं, मैं अगर आपको 10 दे दूं तो नेट इम्पैक्ट बराबर हो जाएगा। मैं पहले 50 दूंगी, 40 में आपसे लूंगी, तो कॉमन अमाउंट कितना है 40,000। तो मैं क्या करूंगी, दोनों जगह से 40-40 माइनस कर दूंगी लेस कॉमन डेट करके, तो नेट इम्पैक्ट क्या आया, वो आपकी 10,000 की लायबिलिटी रह जाएगी, क्योंकि लायबिलिटी इस क्वेश्चन में फिर ज्यादा है। नाउ आई होप इट्स क्लियर। Okay. Okay. Some of you have asked me to share these PDF in the unofficial group of WhatsApp. I'll share this file in all the unofficial group of WhatsApp. जो आप लोगों के 5 अकाउंट अपने आपके वो बने हुए हैं ग्रुप, एंड इन केस एनी वन ऑफ यू इज नॉट देयर इन द ग्रुप एंड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड आई एम जस्ट रिमाइंडिंग इट कि वो व्हाट्सएप ग्रुप अनऑफिशियल है, ऑफिशियली नहीं है उसमें, तो आप मुझसे प्लीज ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। वो सिर्फ आपके ऑफिस के एसओएल के पीपल ही दे कैन हेल्प यू आउट इन दैट। इन केस यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स, only please, it's a request that in case you have any query regarding your financial accounting subject which I am teaching in your class, then you can just ask me in the WhatsApp group. अदरवाइज उसको कोई पर्पस नहीं है, वो सिर्फ इसलिए बनाया है कि क्योंकि आप लोगों के लेक्चर्स बहुत कम हैं क्लास में, अगर आपके कोई क्वेरी अनसॉर्टेड रह जाती है तो फिर मैं आपकी हेल्प करने के लिए उस पर आपकी क्वेरीज को आई कैन जस्ट सॉर्ट देम आउट। Okay, now I hope the timing is over. Then we can have our next lecture on Wednesday. 20 तारीख को आपका lecture है 9:30. In case you have any doubts, then you can ask me on. Okay, now see you all. No more doubts, I think. In case you have some further doubts, you can ask me on Wednesday. Till then, you take care, and please try to solve some of the questions. You must be having your study material from SOL or some other book from which you can give the questions. In case you have any queries, then we can